एक सरकारी नौकरी करने वाले श्रद्धालु का सवाल था कि आज के दौर में हर जगह चापलूसों का बोलबाला है। आखिर किस तरह से बुद्धिमान और ताकतवर लोग भी चापलूसों की चिकनी चुपड़ी बातों में बहक जाते हैं। हमेशा की तरह बाबा जी सहज वाणी में बोले कि इस पर एक दूर जंगल की ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसके किरदारों के जरिए चापलूसों की मनोविकृति को समझ पाओगे। इसी के साथ बाबा जी ने कहना शुरू किया। दूर एक घने जंगल में एक चालाक और महत्वाकांक्षी गिद्दड़ रहता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था, परंतु फिर भी अच्छा भोजन, सुरक्षित आवास और जंगल में अपना रौब जमाने के सपने देखा करता था। एक दिन उसने देखा कि कई सारे लकड़बग्घों ने मिलकर जंगल के राजा बब्बर शेर से उसका शिकार छीन लिया। उस दिन बब्बर शेर भूखा ही रह गया। कामचोर अक्सर चतुर अवसरवादी होते हैं। अवसरवादी गिद्दड़ ने जब जंगल के राजा को ताकतवर होने के बावजूद इतना मायूस देखा, तब गिद्दड़ मन ही मन इसी बात पर मंथन करने लगा कि लकड़बग्घों के सामने बब्बर शेर की इस दुर्बलता से उसे क्या फायदा हासिल हो सकता था। अब बब्बर शेर को अच्छी तरह से समझने के लिए उसने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में ही गिद्दड़ इस नतीजे पर पहुंचा कि राजा जितना शक्तिशाली हो उतना ही अकेला भी होता है। उसे बब्बर शेर की अब तक 3 कमजोरियां मालूम हो चुकी थी। पहला, लकड़बग्घों के झुंड के आगे बेबसी। दूसरा, उसकी जिंदगी का अकेलापन। और तीसरी ये कि बब्बर शेर को कई कई दिन तक शिकार की कमी से भूखा रहने पर मजबूर होना पड़ता था। इसी जुगत में गिद्दड़ ने एक उपाय सोचा। एक अमावस्या के दिन वो एक हिरण के झुंड के पास जा पहुंचा। गिद्दड़ ने इस झुंड के मुखिया को बताया कि वो एक सिद्ध तांत्रिक है और कई बरस बाद जंगल में एक शांति दूत के रूप में लौटकर आया है। जंगल में शांति स्थापना के उद्देश्य से उसने जंगल के राजा को अपना शिष्य स्वीकार किया है। गिद्दड़ ने आगे बताया कि उसने बब्बर शेर को अमरता का आशीर्वाद दिया है। इसी वजह से बब्बर शेर ने अब जीव हत्या बंद कर दी है। कल प्रारंभ हो रहे शुक्ल पक्ष के अगले दिन बब्बर शेर अपनी मांद में मौन व्रत धारण करेगा और बिना कुछ खाए पिए कठोर उपवास रखेगा। इस दौरान बब्बर शेर की मांद में तंत्र साधना भी जारी रहेगी। इस साधना के सफल होते ही बब्बर शेर सदा के लिए अमर हो जाएगा। इसके बाद जंगल का राजा सदा के लिए जंगल छोड़कर उच्च कोटि की तंत्र साधना के लिए पहाड़ों में चला जाएगा। फिर गिद्दड़ ने हिरण के झुंड के मुखिया को बोला कि यह तंत्र पूजा बहुत कठोर विधि विधान के दायरे में होनी है और इसकी सफलता की एक शर्त यह भी है कि इस तंत्र साधना के सारे विधान सिर्फ हिरण जैसे अहिंसक जीव के हाथों से ही संपन्न करने होंगे। इसीलिए बब्बर शेर ने हिरण के मुखिया को संदेश भिजवाया है कि अगले 15 दिन तक चलने वाली तंत्र साधना के दौरान हर 3 दिन में एक हिरण को उसकी मांद में भेज दें। 3 दिन बाद जब पहला हिरण लौट जाए तब उसकी जगह दूसरा हिरण मांद में आकर तंत्र साधना को जारी रखे। यही क्रम अगले 15 दिन तक चलेगा, जिसमें अलग अलग हिरण आकर इस तंत्र साधना को संपूर्ण करने में अपना योगदान दें। मुखिया को यह सुनकर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, परंतु गिद्दड़ के बार बार जोर देकर और शपथ खाकर बोलने के बाद मुखिया ने कहा कि उसे कैसे विश्वास हो कि यह बात बिल्कुल सच है। तब गिद्दड़ ने कहा कि मुखिया खुद मांद में आकर देख ले कि यह सब सच ही है। जंगल के राजा की मांद में आकर भी अगर मुखिया बिना किसी नुकसान के वापस लौट जाए तब तो उसे गिद्दड़ की इन बातों पर यकीन करना ही चाहिए। यह सुनकर मुखिया ने कहा कि कल वह खुद बब्बर शेर की मांद में आएगा और अगर यह बात सच निकली तो उसके दल से कल ही पहला हिरण इस पवित्र काम के लिए मांद में जरूर उपस्थित होगा। इसके पश्चात गिद्दड़ हिम्मत जुटाकर जंगल के राजा की मांद में पहुंच गया। बब्बर शेर एक गिद्दड़ को अपनी मांद में घुसते देखकर कुर्राया। बब्बर शेर की कुर्राहट सुनकर गिद्दड़ का कलेजा एक बार तो पूरी तरह कांप गया, परंतु चापलूस गिद्दड़ ने पूरे बनावटी साहस के साथ बब्बर शेर के सामने दंडवत प्रणाम किया। हालांकि बब्बर शेर पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने गिद्दड़ को एक ही झटके में दबोच लिया। सिर पर मंडराती मौत और अपना दांव उल्टा पड़ता देखकर गिद्दड़ तुरंत बोला कि महाराज, मेरे जैसे तुच्छ जीव से अगर आपका पेट भर सके तो मैं खुशी खुशी आपकी सेवा में सदैव हाजिर हूँ। परंतु इससे पहले मैं महाराज को यह बताना चाह रहा हूँ कि आपके जैसा दया निधान मजबूत बब्बर शेर इस जंगल का राजा है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। फिर उसने बब्बर शेर को बताया कि महाराज, मैं एक तांत्रिक हूँ। कल से पवित्र शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा।
अगर आप कल से अगले 15 दिन तक रोज मौन रहकर तंत्र साधना करें तो आपके दुश्मनों की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। राजा यह सब सुनकर असमंजस में था, परंतु ध्यानपूर्वक पूरी बात सुन रहा था। गीदड़ ने फिर कहा कि आप जैसे महान साधक को इस तंत्र साधना के दौरान पेट भरने के लिए जंगल में नहीं भटकना पड़ेगा। हर 3 दिन में एक बार भोजन हेतु कोई मोटे ताजे हिरण को यही मांद में ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। बब्बर शेर यह सब सुनकर शांत हुआ और उसने अब अपनी पकड़ ढीली कर दी। गीदड़ की अब जान में जान आई। अब दोनों जानवर एक दूसरे के आमने सामने बातचीत की मुद्रा में बैठ गए। अपना दांव सही पड़ते देखकर उसने बब्बर शेर की काफी प्रशंसा की। इतनी चापलूसी सुनकर बब्बर शेर को काफी खुशी हुई और फिर उसने पूछा कि आखिर ऐसी क्या योजना है कि उसे मांद में बैठे बैठे ही भरपेट भोजन मिलता रहेगा। तब गिद्दड़ ने बब्बर शेर को बताया कि उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से हिरणों के झुंड के मुखिया को अपने वश में कर लिया है। इसी कारण वो मुखिया खुद ही अपने झुंड से किसी एक हिरण को हर 3 दिन में आपके भोजन हेतु भेजता रहेगा। वो मुखिया कल महाराज का आशीर्वाद लेने इसी मांद में आएगा। तब कृपया आप मौन और शांत बने रहें। अपने फायदे की बात सुनकर बब्बर शेर को बहुत अच्छा लगा। गिद्दड़ ने बोलना जारी रखते हुए कहा कि अब मैं पूरे विधि विधान से आज ही आपकी तंत्र साधना शुरू करा देता हूँ। कृपया पवित्र पूजा पाठ के दौरान आप शिकार के लिए बाहर ना निकलें। तब बब्बर शेर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने गिद्दड़ से पूछा कि लगातार मांद में ही बैठे रहने से जंगल पर नियंत्रण कैसे बरकरार रह पाएगा। तब गिद्दड़ ने बब्बर शेर को आश्वस्त करते हुए उत्तर दिया कि महाराज, तंत्र पूजा के दौरान जंगल के हर हिस्से पर मैं खुद नजर रखूंगा और जंगल की सभी खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। बब्बर शेर ने यह सब सुनकर गिद्दड़ को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जैसा तुमने मुझे बताया, अगर कल से वैसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा पेट फाड़ कर खा जाऊंगा। गिद्दड़ ने आत्मविश्वास में उत्तर दिया कि अगर वो झूठा पाया जाता है तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के बाद बब्बर शेर ने इसी वक्त मौन व्रत और तंत्र साधना करने का फैसला कर लिया। अगले दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। ठीक समय पर हिरणों के झुंड का मुखिया गिद्दड़ के साथ बब्बर शेर की मांद में आया और देखा कि वाकई बब्बर शेर मौन धारण किए हुए बैठा था और उसके सामने तंत्र साधना की सारी तैयारियां की हुई थी। यह सब देखकर मुखिया आश्वस्त हुआ। वापस लौटकर उसने अपने झुंड से कहा, गिद्दड़ की सारी बातें सच थी, इसलिए हमारे दल में से एक हिरण आज ही मांद में जाकर इस पवित्र साधना की सफलता के लिए प्रयास करेगा। गिद्दड़ के साथ जब एक हिरण बब्बर शेर के पास पहुंचा तो बब्बर शेर ने जाते ही उसका शिकार कर डाला। भोजन के पश्चात बब्बर शेर ने थोड़ा हिस्सा गिद्दड़ को भी दे दिया। इसके बाद शेर की तंत्र साधना और मौन भी जारी रहा। गिद्दड़ ने आज कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। अगले 2 दिन तक गिद्दड़ हिरणों के झुंड के पास जाकर उनके भेजे हुए हिरण की झूठ मूठ की खैरियत भी बताता रहा। उधर तीसरे दिन मुखिया मांद में गए अपने हिरण के वापस लौटने और उसकी जगह एक नए हिरण को भेजने का इंतजाम कर रहा था। तभी गिद्दड़ वहां आया। उसने मुखिया से कहा कि तंत्र साधना जोर शोर से जारी है और इस वक्त अगर पहले से गया हुआ हिरण वापस लौटा तब उतनी देर तक के लिए तंत्र साधना रोकनी पड़ेगी, जबकि एक क्षण के लिए भी पूजा पाठ रोकना अपशकुन हो जाएगा। इसलिए पहले दूसरा हिरण उसके साथ भेज दिया जाए, जो मांद में पहुंचकर वहां पहले वाले हिरण की जगह ले लेगा। मुखिया असहज तो हुआ, परंतु उसे अभी तक गिद्दड़ की बातों पर पूरा भरोसा था, इसलिए एक नए हिरण को उसने गिद्दड़ के साथ फिर से भेज दिया। इस बार भी वही हुआ कि एक बार फिर उन दोनों के 3 दिन का भोजन का प्रबंध हो गया। साथ ही साथ बब्बर शेर का मौन और पूजा पाठ भी बना रहा। इस तरह से अब तक पूरे 6 दिन बीत गए। बब्बर शेर को गिद्दड़ की हर बात सच लगती जा रही थी। छठे दिन गिद्दड़ ने बब्बर शेर को बताया कि उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली है। गिद्दड़ ने बताया कि लकड़बग्गे नहीं चाहते कि बब्बर शेर की इस तंत्र साधना से उनकी शक्ति समाप्त हो जाए, इसलिए लकड़बग्गे इस ताक में है कि किसी तरह से सभी हिरणों को आतंकित कर दिया जाए ताकि बब्बर शेर तक कोई शिकार पहुंच ही ना सके और राजा शिकार हेतु अपनी साधना बीच में ही छोड़कर मांद से बाहर आने को मजबूर हो जाए। गिद्दड़ ने कहना जारी रखा कि सभी हिरण बब्बर शेर से मिलकर लकड़बग्गों की शिकायत करना चाहते हैं। उसने बब्बर शेर को समझाते हुए यह भी सलाह दी कि जब सभी हिरण यहाँ शिकायत करने आए
तब बब्बर शेर उनमें से किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, ताकि कोई तरह का आपसी विश्वास का संकट पैदा ना हो। बब्बर शेर ने जब सहमति दे दी, तब चालाक गिदड़ हिरणों के दल के मुखिया के पास गया और बोला कि बब्बर शेर चाहता है कि सभी हिरण एक बार उसकी मांद तक आएं और वहां जारी तंत्र आहुति का दर्शन करें। यह सुनकर सभी हिरण जब बब्बर शेर की मांद के बाहर पहुंचे, तब उन्होंने पाया कि बब्बर शेर अभी भी शांत भाव से साधना मुद्रा में बैठा था। लेकिन उन्हें जब अपने दो साथी हिरण नहीं दिखे, तब उन्होंने गिदड़ से उनके बारे में पूछा, परंतु गिदड़ ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि वह दोनों ही हिरण तंत्र आहुति में बहुत मनोयोग से सहयोग कर रहे हैं। इस वक्त किसी नए हिरण द्वारा उनका स्थान लेने से पूजा पाठ में व्यवधान पड़ेगा, इसलिए वही दोनों ही अगले कई दिन तक पूजा संपन्न कराएंगे। इसी के साथ गिदड़ ने मुखिया को कहा कि अब आगे से कोई हिरण तब तक भेजने की जरूरत नहीं है जब तक उनके दो हिरण लौटकर वापस झुंड के पास ना पहुंच जाएं। जब सभी हिरण मान से लौटकर वापस जा रहे थे, तभी गिदड़ चुपके से मान से चंपत हो गया और भागकर लकड़बग्गों के झुंड के पास जा पहुंचा। उसने लकड़बग्गों को खबर दी कि हिरणों का एक बड़ा झुंड पास के रास्ते से ही गुजर रहा है और उनका आसानी से शिकार किया जा सकता है। लकड़बग्गों को यह जानकर बहुत खुशी हुई और गिदड़ की बताई गई दिशा में तुरंत ही वे सभी दौड़ पड़े। गिदड़ भी रास्ता बताने के लिए उनके आगे आगे दौड़ रहा था। उस रास्ते से गुजर रहे हिरणों के इस झुंड पर लकड़बग्गों ने हमला कर दिया और कई हिरण का शिकार कर डाला। गिदड़ ने भी भरपेट खाया और फिर बब्बर शेर की मांद में पहुंच गया। छठा दिन ढल रहा था और गिदड़ के वादे के हिसाब से आज तीसरे हिरण को शेर की भूख मिटाने यहाँ आना था। शेर भूख से बेहाल था, परंतु गिदड़ तो आज अकेले आया था। बब्बर शेर गुस्से में कुछ बोलता, उससे पहले ही गिदड़ ने बब्बर शेर को यह खबर दी कि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद लकड़बग्गों ने यहाँ से वापस लौट रहे कई सारे हिरण को मार डाला है और अब से कोई भी हिरण बब्बर शेर की मांद में आने के लिए उपलब्ध नहीं रह गया है। उसने फिर यह भी बताया कि लकड़बग्गों की इस आतंकी हरकत से जंगल में अफवाह फैल गई है कि जंगल के असली बेताज बादशाह तो लकड़बग्गे ही हैं। यह सब सुनकर बब्बर शेर आग बबूला होने लगा। लोहा गर्म था, इसलिए अब गिदड़ ने सुझाव दिया कि जब तक इन लकड़बग्गों पर अब पूरा नियंत्रण ना हो जाए, तब तक तंत्र साधना का कोई फायदा नहीं रह गया है। यह सब सुनकर बब्बर शेर गुस्से में लाल पीला हो गया और उसकी भयानक दहाड़ से जंगल गूंज उठा। बब्बर शेर फिर बोला कि मैं तो इन दुष्ट लकड़बग्गों का समूल नाश करना चाहता हूँ, परंतु दिक्कत यह है कि वे सब अपने शिकार पर एक साथ मिलकर हमला करते हैं और उनके पूरे झुंड से एक अकेले बब्बर शेर का लड़कर जीत पाना लगभग नामुमकिन है। तब गिदड़ एक सच्चे हितैषी की तरह अपनापन दिखाते हुए बोला कि महाराज, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। बब्बर शेर ने चिंता भरे स्वर में पूछा कि आखिर इसका क्या हल हो सकता है। तब गिदड़ ने जवाब दिया कि लकड़बग्गों को एक एक करके ख़त्म करना आसान है। अक्सर छोटा शिकार खोजने के लिए कई लकड़बग्गे अकेले ही अपने झुंड के आसपास के इलाके में निकलते हैं। इसके बाद आगे बोलते हुए गिदड़ ने कहा कि अब से वो लकड़बग्गे जब जब अकेले निकलेंगे, तब तब गिदड़ उन पर नज़र रखेगा और महाराज को तुरंत खबर देगा। इस तरह रोज एक एक लकड़बग्गे को ख़त्म करके बब्बर शेर लकड़बग्गों की ताकत को पूरी तरह ख़त्म कर सकता है। बब्बर शेर ने असमंजस में पूछा कि क्या वाकई ऐसा संभव है। गिदड़ ने जवाब दिया, महाराज, मेरे जैसा सेवक जब तक आपके साथ है, तब तक यह सब कुछ संभव है। बब्बर शेर ने उसे गले लगा लिया। उधर अब तक लकड़बग्गों के झुंड को भी गिदड़ के ऊपर पूरा विश्वास हो ही चुका था, इसलिए उनके झुंड के आसपास गिदड़ के मंडराते रहने से उन्हें जरा भी खतरा जैसा महसूस नहीं हो रहा था। अब गिदड़ रोज उनके झुंड के पास घूमता रहता और किसी भी अकेले इधर उधर घूमते लकड़बग्गे की खबर बब्बर शेर तक पहुंचा देता। बब्बर शेर उस अकेले घूमते लकड़बग्गे को मार डालता। इस तरह अगले कई दिनों में कई सारे लकड़बग्गे मारे गए। लकड़बग्गों के दल को जब तक गिदड़ पर शक होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस सब के बाद अब गिदड़ जंगल के राजा का विश्वासी मंत्री बन चुका था। चापलूसों में यह हुनर होता है कि पहले पहल तो वे चापलूसी करके अपने मालिक की नज़रों में ऊंचा चढ़ते हैं और फिर आसपास के माहौल की झूठी खबरें सुनाकर अपने मालिक को बेवजह के खतरों के प्रति आशंकित कर देते हैं।
इस तरह मालिक को सिर्फ वो ही सच्चे हितैषी महसूस होने लगते हैं। गिद्धड़ पूरे दिन उसे जंगल की सच्ची झूठी खबरें सुनाता और बब्बर शेर को लगता कि सिर्फ गिद्धड़ की वजह से ही वो जंगल पर पूरा नियंत्रण रख पाता है। बदले में गिद्धड़ को रोज ताज़ा शिकार और जंगल के खतरों से सुरक्षा मिलती। उसकी अब पूरे जंगल में अच्छी खासी धाक थी। एक दिन दोनों ही जानवर मांद में बैठे सुस्ता रहे थे। गिद्धड़ अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ सोचने लगा कि किसी मोटे ताजे जंगली भैंसे का गोश्त खाए बहुत दिन हो गए, क्यों ना आज शेर से किसी भैंसे का शिकार करवाया जाए। वह उठ बैठा और बब्बर शेर को बोला कि महाराज, गुस्ताखी माफ हो तो एक बात बताना चाह रहा था। बब्बर शेर ने उसे बोलने की इजाज़त दी। तत्पश्चात गिद्धड़ बोला, महाराज, किसी की पीठ पीछे बुराई करना तो मेरा मकसद नहीं, परंतु सुना है कि जंगली भैंसे आजकल बहुत बेलगाम होते जा रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे उन्हें महाराज का कोई खौफ ही नहीं रह गया है। बब्बर शेर चौंकते हुए उठ बैठा। तीर निशाने पर लगता देखकर गिद्धड़ बोला, महाराज, सुना है कि भैंसे पहले की तरह अब जंगल के सिर्फ बाहरी किनारे पर ही नहीं चरते हैं, बल्कि आजकल तो जंगल के बीच तक आने लगे हैं। उनके तीखे खुरों और नुकीले सींगों से पूरा जंगल तहस नहस हो रहा है। बब्बर शेर उत्तेजना और आवेश में खड़ा हो गया और बोला कि अगर ऐसा है तो फिर आओ चलकर उन्हें सबक सिखाते हैं। गिद्धड़ के खुशी के मारे जैसे पंख लग गए। दोनों तेजी से जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जिधर गिद्धड़ ने उन भैंसों के पाए जाने की खबर दी थी। आदतन रोज की तरह गिद्धड़ बब्बर शेर से आगे आगे चल रहा था ताकि भावी खतरे को भांपकर बब्बर शेर को सतर्क कर सके। एक जगह थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों ने कुछ जंगली भैंसों को जंगल में घास चरते हुए देखा और दोनों ने तेजी से उनकी तरफ दौड़ लगा दी। परंतु वहीं बीच में ही शिकारियों ने बड़े जानवरों को फांसने हेतु पहले से ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर छोड़ रखा था और इस गड्ढे को बड़ी चतुराई से बांस और घास फूस से ढक रखा था। गिद्धड़ हल्का होने से गड्ढे को ढकने वाली लकड़ियों के ऊपर से तेजी से निकल गया और उसे वहां एक गड्ढे के होने का जरा भी आवाज तक नहीं हुआ। परंतु गिद्धड़ के पीछे आ रहा बब्बर शेर जब वहां से गुजरा तब गड्ढे की हल्की बांस की लकड़ियां भारी बोझ नहीं सह पाई और बब्बर शेर गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे के अंदर फर्श पर शिकारियों द्वारा लगाए गए लोहे के सरिये उसके पेट में चुभ गए और बब्बर शेर वहीं मारा गया। उधर गिद्धड़ बहुत जोश से भैंसों की तरफ लगातार दौड़े जा रहा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि बब्बर शेर उसके पीछे पीछे ही सदा की तरह आ रहा है। और वह भैंसों से जा भिड़ा। भैंसों ने जब एक अकेले गिद्धड़ को अपनी तरफ झपटते हुए देखा तब उन्होंने गिद्धड़ को अपने नुकीले सींगों से उठाकर फेंक दिया और फिर कुचल डाला। लेकिन गिद्धड़ के बचाव हेतु आज कोई बब्बर शेर वहां नहीं था। इस तरह बब्बर शेर और गिद्धड़ दोनों का बुरा अंत हुआ। बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए बोला, चापलूस एक वक्त के बाद अपने मालिक की ताकत को ही अपनी ताकत समझने लगता है और अपने मालिक को इशारों पर नचा नचा कर व्यर्थ ही अपनी बुद्धि पर अहंकार करने लगता है। अक्सर गलत राय देने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप एक दिन चापलूस और उसके मालिक दोनों का ही अंत इसी कहानी की तरह बुरा होता है। कहानी सुनकर सभी लोग मुस्कुरा उठे। साथियों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आप तक हमारी ओरिजिनल कहानियां पहुंचा सकें।